तो असलियत ये थी कि पाकिस्तान के लोग हमारे भारत की सीमा के अंदर घुसे हुए थे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके थे और अंदर बैठे हुए थे। तो हमें सच नहीं बताया गया और ये एक तरह से भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था। वहां पर जो कि मुशर्रफ का रवैया था वो ये था कि जो नवाज शरीफ था वो भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। तो एक वो मिलिट्री माइंड उसके था कि मैं दिखाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं। पाकिस्तान के हितों को सुरक्षित रख सकता हूं और मैं भारत के साथ पाकिस्तान के हितों की बात कर रहा हूं। कश्मीर पे हम कोई लचक नहीं दिखाएंगे। कश्मीर का मुद्दा है, हमारा प्रिंसिपल सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड है और उस प्रिंसिपल स्टैंड को हम हम्म। बदलेंगे नहीं। जैसे आज बलूचिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है, जो हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में वायलेंस हो रहा है, अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हर जगह वो भारत का नाम लेते हैं लेकिन सबूत कुछ नहीं देते। आगरा समिट 2001 में हुआ था, जुलाई 2001 में। ये एक पहला समिट था जो पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर पहली बार देखा था। ये समिट आगरा में हुआ था, दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तब पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जो हैं वो आगरा पहुंचे थे। जो बातचीत के टेबल पर मुद्दे थे वो उनमें कश्मीर तो शामिल था ही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी था और साथ में न्यूक्लियर इश्यूज भी थे। लेकिन इस समिट के बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई। दोनों देशों के बीच में जो एक दोस्ती की एक उम्मीद की जा रही थी, उस वहां दोस्ती तो हुई नहीं, लेकिन एक जो खाई है वो ज्यादा गहरी हो गई। तो क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी या फिर एक रियलिटी चेक था दोनों देशों के लिए, क्योंकि दोनों देशों ने दूसरे मुल्क को आंक लिया था। हमारे साथ एक सीजन ब्यूरोक्रेट है मिस्टर अविनाश मोनानी सर, जो तब इस्लामाबाद में पोस्टेड थे। ये मिशन में थे, इंडियन हाई कमीशन में थे, एजेंसीज में काम करते थे। तो इनका काम था सब पर नजर रखना। इन्हें जो तब वहां पर हो रहा था पाकिस्तान में उसके बारे में मालूमात है, और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो समिट जब फेल हो गया उसके बाद और बदतर हुए, उसके बारे में भी इनके पास काफी अहम जानकारियां हैं। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस असेसमेंट्स जो थे वो लगातार जो है इंडियन हाई कमीशन से भारत जो है वो भेजे जा रहे थे। कुछ रेड लाइंस जो है आप लोगों ने ड्रॉ की थी जब ये समिट पहले जब स्टार्ट होना था उससे पहले, कुछ बताया गया था दिल्ली को कि क्या आंका जा सकता है मुशर्रफ से? थैंक यू नीता, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये जो आगरा समिट थी दोनों देशों के बीच में, ये एक प्रक्रिया जो चल रही थी आपस की, दोनों देशों के बीच बातचीत की और स्टेटमेंट्स की, वो उसका एक हिस्सा थी। हम्म। इसमें हम अगर शुरुआत करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हमारे यहाँ घटी जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो थी 1998 के परमाणु बम परीक्षण जो भारत ने किए थे मई में। मई 1998 में किए थे और उसके बाद तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकेट किया और उसने भी परमाणु बम धमाके किए। उस समय दोनों देशों में काफी एक दूसरे के खिलाफ बोला गया, एक दूसरे के विरुद्ध में बोला गया। तो एक तनाव का माहौल खड़ा हो गया था। उस तनाव के माहौल को विश्व भी कम करना चाहता था, अमेरिका भी कम करना चाहता था। तो उसमें पहली जो ओपनिंग आई वो आई थी जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने ये फैसला लिया कि वो लाहौर जाएंगे बस से। हम्म। और उन्होंने एक इच्छा जाहिर जाहिर की कि मैं जाना चाहता हूं। और उसमें उस समय के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उन्होंने भी हामी भरी और उन्होंने एक आमंत्रण भेजा भारतीय प्रधानमंत्री को कि भाई आप आइए तो हम बात करेंगे। तो फरवरी दो 1999 में, माना हम्म। परमाणु धमाकों के कोई 9 एक महीने बाद हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी लाहौर में गए थे बस यात्रा पे। वो गए थे फरवरी 1999 में और ये करीबन अक्टूबर 1998 के आसपास हमारे उसमें क्षेत्र में
पाकिस्तानियों ने अपनी सेना घुसा दी थी, जो कारगिल इनकर्शंस के नाम पे जानी जाती है, जो बाद में कारगिल युद्ध भी हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब शांति की बात हो रही थी दोनों देशों के बीच में, तो असलियत ये थी कि पाकिस्तान के लोग हमारे भारत की सीमा के अंदर घुसे हुए थे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके थे और अंदर बैठे हुए थे। तो हमें सच नहीं बताया गया, और ये एक तरह से भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था। आगरा में ये लाहौर में प्रधानमंत्री वाजपेयी और नवाज शरीफ ने जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू की, और जैसा आपने कहा न्यूक्लियर इश्यूज को भी एड्रेस किया गया कि भाई स्ट्रेटेजिक आर्म्स के इशू को भी एड्रेस किया गया। और उन्होंने वहां पे मीनारे पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को वो भी दी, शुभकामनाएं दी कि आप सफल रहें, आप एक समृद्ध देश बने। ये वही जगह है जहां पर कि 1940 में मार्च 23 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था, जिन्ना की मुस्लिम लीग ने। तो ये एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक इवेंट थी जो लाहौर की बस यात्रा थी। लेकिन वो अभी बातचीत कुछ आगे बढ़े उससे पहले ही कारगिल का युद्ध हो गया, तो तनाव में आ गया, और उस कारगिल युद्ध के नतीजे में मुशर्रफ ने इसको नवाज शरीफ को हटा दिया। इम्प्रेशन उसने यही दिया गया पाकिस्तान में पूरे में कि ये जो नवाज शरीफ की लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये भारत के साथ कोई कुछ कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है कश्मीर को लेके, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तब तक ऐसा भी कुछ हुआ नहीं था। बट एक माहौल ये फैलाया गया था। तो वो अक्टूबर में उन्होंने मुशर्रफ ने टेक ओवर कर दिया 1999 में, और उसके बाद उन्होंने काफी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी भारत के खिलाफ। उन्होंने वो 5 फरवरी 2000 को गए भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। वहां जाके उन्होंने मुट्ठी हिला के बड़ा वेव किया था कि भाई हमको कश्मीर को आजाद कराना है, और सब लोग इकट्ठे हो जाए। एक उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक JNK लिबरेशन आर्मी बनाई जाए, जिसमें सभी जो आतंकवादी गुट है वो सब एक साथ ज्वाइन करे। तो इस तरह की बातें उन्होंने की थी वहां पे। लेकिन उनको पहला रियलिटी चेक, जो असलियत की पहचान था, वही कि विश्व कैसे देख रहा है उन्हें, वो था जब अप्रैल 2000 में क्लिंटन भारत आए, 5 दिन रुके, और पाकिस्तान में भी गए। वो 5 घंटे भी नहीं बिताए उन्होंने, और उन्होंने लाइव एड्रेस की, जो कि बहुत रेयर था। और ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की 30 साल बाद पाकिस्तान की यात्रा थी। उससे पहले निक्सन गए थे, उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं गया था। और उन्होंने एक एक रियलिटी चेक दिया पाकिस्तान को कि जो खून से आप नई बॉर्डर्स क्रिएट नहीं कर सकते, और आप जो ये कशीदगी आपने और यहाँ जो टेंशन दोनों देशों के बीच में खड़ा किया है, वो आपको ही कम करना है। और आप अगर सोचो कि भारत पहल करेगा, भारत ने कर ली पहल आगरा में, अब आपकी तरफ से कुछ आना है। और अगर आप तनाव में जिएंगे तो आप सोचे कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा, ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने का। तो आपको एक शांतिपूर्ण समाधान समस्याओं का देखना पड़ेगा। और मैं शुभकामनाएं देता हूं पाकिस्तान को, लेकिन आपको अगर खुशहाल बनना है तो आपको अपने पड़ोसियों से दोस्ती करके जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई, हाफ हार्टेड एफर्ट कहते हैं ना, जो माना दिल नहीं था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। वो ये था कि हिजबुल मुजाहिदीन ने सीज फायर किया, और सीज फायर JNK में अनाउंस किया। वो भी एक ऑर्केस्ट्रेटेड था, क्योंकि जो उनका जो अनाउंसर था, जिसने बोला, जो चीफ कमांडर बन के आया था JNK के लिए, अब्दुल मजीद डार, वो पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई से नेपाल गया। तो ये दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, दोनों का कोऑर्डिनेशन था, जिससे कि वो सुरक्षित तौर पे श्रीनगर में पहुंचा, और श्रीनगर में वो प्रकट हुआ। फिर उसने यहाँ सीज फायर अनाउंस किया, फिर उसके बाद वहां पे हुआ इसमें
समस्या ये रही कि भारत ने सोचा कि हम सीधे हिजबुल मुजाहिदीन से बात करेंगे, क्योंकि लड़के तो हमारे ही हैं, हम्म। भारत के ही हैं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के ही लड़के थे। तो उस ग्रुप से बात करने में तो कोई परहेज नहीं थी। तो वाजपेयी जी ने कहा भी कि इंसानियत के दायरे में और इसके संविधान के दायरे में बातचीत होगी। और कमल पांडे को नियुक्त भी किया गया, जो उस समय तत्कालीन गृह सचिव थे। वो गए भी, उन्होंने बातचीत भी शुरू की, पर पीछे से कंट्रोल पाकिस्तान से चलता रहा। और पाकिस्तान ने उनको, ये हिजबुल मुजाहिदीन को भी कहा कि जब तक भारत हमको नहीं बातचीत के लिए हमारे साथ नहीं आता, तब हम्म। तक कोई भी आप इसको प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाओगे। तो हिजबुल मुजाहिदीन ने भी त्रिपक्षीय बातचीत और ट्राइपार्टाइट डायलॉग, ट्राइलेटरल डायलॉग, उसकी बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान भी आएगा, हम भी बात करेंगे, हम पाकिस्तान से करेंगे, आप भी पाकिस्तान से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भारत को ऑब्वियसली मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा ये तो हमारा इंटरनल इशू है कि हम हिजबुल मुजाहिदीन से क्या बात करते हैं और क्या नहीं बात करते हैं। पाकिस्तान बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ी सोच थी उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में और इंटेलिजेंस एजेंसीज में, कि अगर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली जेएंडके में, तो हम जो ये हमने वायलेंस को हम यूज कर रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत में ये एक मुद्दा बना के और भारत को हम दबा पाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा कीन नहीं थे कि दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़े। हम्म। इसलिए वो सीज फायर 18 दिन चल के फिर टूट ही गया। हम्म। फिर वो उन्होंने, हिजबुल मुजाहिदीन ने विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद वायलेंस घटा नहीं, वायलेंस और बढ़ गया हम्म। 1999 में ये 2000 में ही। और उसके बाद फिर वाजपेयी जी ने अपनी तरफ से भी कोशिश की। उन्होंने रमजान में के महीने में सीज फायर अनाउंस किया। सीज फायर चला कुछ टाइम, पर वायलेंस चलता रहा। हम हम्म। भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज भी रिएक्ट करती रही। इस तरह का एफर्ट मई 2001 तक चला। मई में जाके फिर भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि भाई अब कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रही, तो हमने ये तय किया है कि हम मुशर्रफ को इनवाइट करेंगे। तब राइट। तक क्लिंटन भी चले गए थे, वहां पर राष्ट्रपति बुश आ गए थे। तो वहां भी अमेरिका में भी माहौल बदल चुका था। हम्म। 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 और उसके बाद आपने देखा कि ये इनविटेशन हमने मुशर्रफ को दिया। उस समय वो जनरल थे, और बाद में उन्होंने आने से 1 महीना पहले अपने आप को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन एज बतौर जो पाकिस्तान में हमारा इंडियन हाई कमीशन है, उसने कुछ तो दिल्ली को प्रिपेयर किया होगा कि इस तरह का एटीट्यूड हो सकता है मुशर्रफ का जब बातचीत होगी। ये कहना सही होगा, या दिल्ली जो थी कंप्लीटली ऑफ गार्ड रही? जो हुआ टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसका पहले कुछ इल्म था? देखिए, ये तो पक्का पता था कि मुशर्रफ में कोई वो नहीं आई है, लचक नहीं दिखा रहा मुशर्रफ। और वो अभी भी कश्मीर के मुद्दे पे अड़ा हुआ है। वो हमको वहां पे भी दिख जाता था कश्मीर में, क्योंकि वायलेंस वहां घट नहीं रहा था, बिल्कुल, हाँ। और इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अच्छा, जो हमने बॉर्डर पे फेंसिंग करने की कोशिश की, उसको भी विफल किया जाता रहा, वहां से गोलाबारी होती रही, तो वो भी हम कर नहीं पाए, जिससे हम्म। कि हम कम से कम इन्फिल्ट्रेशन रोकें। तो हम्म। किसी भी सूरत में पाकिस्तान कोई लचक दिखाने को, कोई अकोमोडेट करने को, भारत के कंसर्न्स को एड्रेस करने को वो तैयार नहीं था। तो ये तो हम बहुत साफ देख रहे थे। हम्म। दूसरा, वहां पर जो कि मुशर्रफ का रवैया था, वो ये था कि जो नवाज शरीफ था वो भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। तो एक वो मिलिट्री माइंड उसके था कि मैं दिखाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं। पाकिस्तान के हितों को सुरक्षित रख सकता हूं, और मैं भारत के साथ पाकिस्तान के हितों की बात कर रहा हूं। हम्म। इसलिए कोई वहां पे कोई हमें बहुत लंबी चौड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिख नहीं रही थी, जो हम्म। कि ऑब्वियसली हमारे हाई कमीशन से कन्वे हुई होगी हम्म। भारत में। सर, जो टेलीवाइज्ड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे पूरी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने इस्लामाबाद में भी देखा होगा। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा था? भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उसके बाद क्या और बदतर हुए थे? किस मोड़ मुड़े थे? देखिए, उस समय तो जब ये टेलीवाइज हो गई थी, उसने, मुशर्रफ ने ये, उन्होंने हम्म। परमिशन मांगी थी भारत के
विदेश मंत्रालय से कि क्या हम इस तरह की मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि होस्ट गवर्नमेंट से पूछा जाता है। तो हमने कहा था ठीक है कर लें, लेकिन ये आप ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बारे में धोखा दिया। और वो बेसिकली मुशर्रफ चाहते कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में है उसको दिखाया जाए कि देखो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया हूं भारत में, मैं अपने उस पे दृढ़ हूं, और मैं किसी भी हालत में भारत को कश्मीर में कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि उससे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन के सीज फायर वगैरह हुआ था, तो एक बात चली थी कि अमेरिकन इसको मेलो डाउन कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी हुआ था कि जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो वो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जाते इस्लामी था पाकिस्तान का, उसके चीफ थे काजी हुसैन अहमद, वो सीज फायर के टाइम में अमेरिका में थे, और वो कार्ल इंदरफर्थ जो उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उससे मिले भी थे। तो सबने कहा कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका के उसमें है, प्रेशर में ये हो रहा है। तो ये दिखाना चाहता था मुशर्रफ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई लचक नहीं आई है, हम जो कर रहे हैं ठीक है, और मैं उसको वहां जाके उसने यहाँ जस्टिफाई किया। पर लेकिन उस मीटिंग की वजह से, उस लाइव टेलीकास्ट की वजह से एक अवरोध खड़ा हो गया बातचीत में, दोनों देशों की बातचीत में। क्योंकि जब ये लगा कि मुशर्रफ तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइड के जो इश्यूज थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, अलग थे, और बिल्कुल अलग में भी ऑपोजिट थे, एक दूसरे के विरुद्ध थे। पाकिस्तान चाहता था कि वो लगातार चलाए रखे आतंकवाद भारत में। अब भारत चाहता था कि मेन इशू आतंकवाद का है, कश्मीर इशू नहीं है। कश्मीर में हमारा सिर्फ यही होता था कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक दोनों तरफ में एक बहुत बड़ा वो था, फर्क था, अपोजिट अपोजिट व्यू हो रखे थे। तो इसलिए बातचीत में कई संयुक्त वो बयान के लिए मसवदे तैयार किए गए, लेकिन वो कोई भी दोनों साइड से अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि उसमें दोनों चीजों को अकोमोडेट किया नहीं जा सका, उनके कंसर्न्स और हमारे कंसर्न्स जो है दोनों के। क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी वहां पर आगरा में मौजूद थी, और सब लोग रेडी थे कि कुछ तरह का एक इंडिकेशन आएगा, बहरहाल वो आया नहीं। सर, एकदम समिट फेल होने के बाद फिर 9/11 हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हुआ, गुजरात राइट्स हुए, तो एक के बाद जो केसेस बड़े होते चले गए, टेरर रिलेटेड केसेस, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इंटरनेशनल प्रेशर उन दिनों था या नहीं था, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब कैसे थे? आपने तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड उन्हें एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए 9/11 के बाद एक सोच था भारत में कि आतंकवाद पे पाकिस्तान कमी करेगा, क्योंकि विश्व भर में एक आतंकवाद विरोधी बयान, माने एक नैरेटिव बन गया था इन दी गवर्नमेंट्स। वो सब देश जो हैं वो आतंकवाद की भर्त्सना कर रहे थे। और इवन जो पाकिस्तान का साथी फ्रेंड है चीन, उसने भी 9/11 की भर्त्सना की थी और अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था। तो एक सोच थी भारत में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये मुशर्रफ ने जब उसने ज्वाइन किया था अमेरिका को, जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने डिक्लेयर किया था, तो उसने ये पाकिस्तान में एड्रेस किया था नेशन को। तो उसमें उसने कहा था कि मैंने 3 मुद्दे हैं जो मुझे पाकिस्तान के बचाने थे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है अमेरिका के साथ। उसमें प्रथम मुद्दा उसके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, उसने कहा कश्मीर पे हम कोई लचक नहीं दिखाएंगे, कश्मीर का मुद्दा है, हमारा प्रिंसिपल, सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड है, और उस प्रिंसिपल स्टैंड को हम बदलेंगे नहीं। दूसरा उसने कहा था कि हम अपने न्यूक्लियर इशू को किसी को भी हैंड ओवर नहीं करेंगे, हम हमारी वो इंडिपेंडेंस रहेगी उसमें, कैसे न्यूक्लियर इशू पे करना है, आगे चलना है। क्योंकि अमेरिका से प्रेशर था कि आप सीटीबीटी साइन करो। इन्होंने सीटीबीटी जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है वो साइन करने से भारत ने भी मना कर दिया था, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया था। तो एक ये मुद्दा था, और तीसरा उनकी आर्थिक स्थिति का था, वो काफी बुरी हालत में थी। तो उसने कहा मुझे अगर पाकिस्तान को बचाना है तो मेरे को इसलिए अमेरिका के साथ जाना पड़ा। तो
के बाद इनफैक्ट भारत में वायलेंस बढ़ गया, क्योंकि आपको याद होगा कि अक्टूबर में शुरू के अक्टूबर में ही 2001 में जम्मू एंड कश्मीर की फिदायीन जो हमले। लेजिस्लेटिव असेंबली पे फिदायीन अटैक हुआ, 35-36 लोग मर भी गए थे उसमें, काफी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स भी मरे थे। और उसके बाद फिर भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और पार्लियामेंट अटैक में भी उनके जो नया ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया था जैश ए मोहम्मद का, वो इन्वॉल्व था। तो वायलेंस तो बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। और जब भारत ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए बॉर्डर पे, जो वाजपेयी जी ने अनाउंस किया, ओपी पराक्रम, उसके बाद टेंशन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब शॉर्ट ऑफ वार पहुंच गए थे हम दोनों देश, भारत और पाकिस्तान। तब फिर बात आपकी सही है कि फिर अमेरिका में चिंता बढ़ी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का ध्यान कहीं भटके। वो पाकिस्तान को पूरी की पूरी तरह चाहते थे कि वो उनकी मदद करे वार ऑन टेरर में, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी लड़ी जा रही थी, क्योंकि काफी तो अलकायदा के आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे। तो इसलिए वहां भी लड़ी जा रही थी और अफगानिस्तान भी लड़ी जा रही थी। और अगर पाकिस्तान अपने ट्रूप्स वहां ले जाता भारत के सरहद पे या बॉर्डर पे, तो नेचुरली पाकिस्तान का इफेक्ट उधर अपना इंटरनल इफेक्ट हो जाता कि वो उतने ट्रूप्स स्पेयर नहीं कर पाता आतंकवाद के विरुद्ध जो अमेरिकन अभियान था उसको ज्वाइन करने में। तो इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत थी। तो इसलिए अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया, और यहीं से फिर अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान पे 9/11 के बाद बढ़ना शुरू हुआ। और जो ये है बढ़ता ही चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी, वो भी लाहौर गए थे नवाज शरीफ के कहने पर, लेकिन फिर भी जो भारत ने है, भारत को धोखा ही देखने को मिला एक तरह से। हाँ, देखिए उसके बाद माना कालूचक हुआ, उसमें और खराब स्थिति हुई। फिर आखिरकार प्रेशर में आके मुशर्रफ ने राष्ट्रपति बन गए थे तब तक, तो राष्ट्रपति मुशर्रफ ने यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस किया था नवंबर 2003 में जम्मू एंड कश्मीर में, जो एलओसी पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे था। तो उसके बाद भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया, और उसके बाद एक सार्क समिट में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गए थे, और वाजपेयी जी और मुशर्रफ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की थी 6 जनवरी 2004 को। उसके बाद एक प्रोसेस चल पड़ा था दोनों देशों के बीच में बातचीत का, और जो प्रोसेस 6+2 का था, वो 6+2 6 विषय जो थे वो अलग थे, और 2 विषय अलग थे। 2 विषयों में पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर भी था, और भारत की तरफ से आतंकवाद भी था। ये सारे विदेश मंत्री के स्तर पर किए जाने थे, विदेश सचिव के स्तर पर, बाकी रेस्पेक्टिव सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करने थे। ये प्रोसेस चल रहा था जो मनमोहन सिंह की सरकार में चल रहा था। कुछ फर्क पड़ा था, जम्मू कश्मीर में वायलेंस घटने लगा था, और इसको आगे कंसोलिडेट करने के लिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कोशिश की। उन्होंने भी 2014 में अपने ओथ टेकिंग पे नवाज शरीफ को बुलाया था, नवाज शरीफ आए भी, वो आए भी। और उसके बाद फिर रेसिप्रोकल विजिट पे एक तरह से 2015 में प्रधानमंत्री गए भी लाहौर, और जाके वहां पे नवाज शरीफ के मेहमान बने थे। ये सब हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर आपका पठानकोट हो जाता है, उसके बाद आपका इंसिडेंट्स वायलेंस के भारत में हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस जो मोदी जी ने चलाया था वो भी चल नहीं पाया। और उसके बाद जब भारत ने जब अगस्त 5 2019 में एक जो 370 और 35A को एब्रोगेट किया था, और एक संवैधानिक ढांचे को थोड़ा परिवर्तित किया था जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने वहां से अपने भारत में, अभी उनका राजदूत आया नहीं था, पर उसको पेपर आए हुए थे, वो पेपर विड्रॉ कर लिए, और हमारे उसको भी कहा कि आप वापस विड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक डाउनसाइजिंग हो गई थी। और वो डिप्लोमेटिक डाउनसाइजिंग के बाद आज तक वो कम ही है। और अभी आपने देखा ही होगा कि
पहलगाम के बाद और भी स्थिति दोनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं है, कोई वीज़ाज़ नहीं इश्यू हो रहे। तो बहुत ही एक तनावपूर्ण स्थिति है। हम्म। लेकिन अब ये दोबारा से एक पहल की जा रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि बैक चैनल, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, इस तरह की बातचीत जो है वो कोलंबो में हो रही है, बैंकॉक में हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी पहल है? देखिए, पहल तो अच्छी मानी जाएगी क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच में तनाव कम होता है, हम्म। तो इस तरह की घटनाएँ, पहलगाम तरह की घटनाएँ फिर नहीं होंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बात तो है ना कि देखो किसी भी हालत में डिप्लोमैट्स की प्रेज़ेंस तो दोनों साइड पे ज़रूरी होती है। अब देखिए केस था जब जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट हुआ था अप्रैल में पिछले साल, तो पाकिस्तान ने भारत पे पूर्ण ब्लेम लगाया था और ये भी कहा था कि रिटेलिएशन होगा, ये होगा, वो होगा। और उसके बाद ये पहलगाम का भी अटैक हुआ। तो एक डिप्लोमेटिक चैनल होती तो कम से कम, जैसे आज भी पाकिस्तान या होती, तो कम से कम हम वो पाकिस्तान बता सकता कि देखो हमारे पास ये सबूत हैं जिसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। वो तो हम्म। माना फौज वहाँ की पाकिस्तान की कुछ भी बोल देती है कि भाई हम्म। ये इन्होंने किया, उन्होंने किया। जैसे आज बलूचिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है, जो हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में वायलेंस हो रहा है, अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हर जगह वो भारत का नाम लेते हैं लेकिन सबूत कुछ नहीं देते। तो अगर डिप्लोमेटिक चैनल हो तो भारत का उच्चायुक्त जो है वो वहां पे पाकिस्तान में पूछ सकता है पाकिस्तान से कि भाई आप दीजिए, या हम्म। पाकिस्तानी जो उच्चायुक्त भारत में होगा उसको कहेंगे कि भाई आप सबूत दो। आप बोल तो रहे हो, सबूत दो, सबूत दो। तो अगर कोई हमको लगता है तो हम यहाँ पे अपने साइड पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो थोड़ा सा एक कशीदगी में, टेंशन में, तनाव में थोड़ी कमी आने की उम्मीद होती है। एक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस होता है दोनों साइड का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, अभी बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। तो वो ये एक कुछ अच्छी बोलते रहते पहल हैं, है। हम कुछ बोलते हैं। अगर ये हो रहा है तो ट्रैक 2 या बैक चैनल, तो ये अच्छा है, आप मानते हैं? जो भी कह दो, बैक चैनल कह दो, ट्रैक 2 कह दो, ट्रैक 1.5 कह दो, जो भी है, माना दोनों देशों के बीच में कोई आपस में अगर मिल रहे हैं लोग, तो कम से कम बातचीत का एक छोटी सी ओपनिंग तो बनती है, और वो होनी भी चाहिए। सर, इस बीच जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर ओमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जो स्टेटहुड है वो दी जानी चाहिए। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते दिल्ली आ रही है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी मॉनसून सत्र के दौरान। और उन्होंने कहा है कि हो सकता अभी क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, तो हो सकता है कि उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप तक जाना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड अगर दी जाए तो दोनों देशों के बीच में जो एक तलखी है वो थोड़ी कम होगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, स्टेटहुड देना बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान की बात छोड़िए, हम्म। लेकिन भारत के अंदर ही हम कश्मीरियों का जो एक हक है, हम्म। जो भारत के बाकी नागरिकों के पास भी अवेलेबल है, वो हक है कि एक अपना राज्य होना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? हम्म। तो वो तो बिल्कुल स्टेटहुड तो इमीडिएटली रिस्टोर होनी चाहिए। उसमें माना उमर अब्दुल्ला का ठीक है कि भाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो अगर वो ट्रंप को बुलाना चाहे इस बीच में तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप की वजह से विश्व में क्या हो रहा है ये सबको पता है। सबको माने दिख इसमें रहा है। छुपाने वाली बात नहीं है, हम्म। छुपाने वाली बात नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल स्टेटहुड रिस्टोर हो, पर ये भारत में इंटरनल ट्रैक पे ही हो। ये हम्म। डिमांड की जाए, पार्लियामेंट में सारी रेज की जाए, और पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद बिल्कुल होनी चाहिए स्टेटहुड रिस्टोर। हम्म। ये हम्म। उमर अब्दुल्ला का जो स्टैंड है, और बाकी भी पार्टियों का, पीडीपी का, कांग्रेस का, सबका है कि स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए। वो एक वेलकम स्टेप होगा। तो और हम उससे थोड़ा सा पाकिस्तान को हो सकता है, सॉरी बीच में मैं बोल हाँ, बोलिए बोलिए। गया, पाकिस्तान को एक छोटी ओपनिंग भी मिल सकती है, जिससे कि वो फिर कुछ बहाना मिल जाएगा, एक्सक्यूज मिल जाएगा कि बिना दिखे हुए कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो भारत के साथ, हम्म। एक पहल करने का स्कोप बनता है। अगले हफ्ते मॉनसून सत्र है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। जैसा पीपल टू पीपल कांटेक्ट की लोग बात कर रहे हैं कि वो बेहतर होंगे अगर दोनों देशों के मुल्कों के बीच में तलखी थोड़ी कुछ कम होती है। सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपका कीमती समय लिया, लेकिन आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो समझाई। थैंक यू सर।